गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AJIS एकेडमी पर। मैं हूं पवन धनगर, आपका साइंस टीचर। और आज हम थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है कोरल रीफ के ऊपर, है ना। कोरल रीफ, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो हमारी ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है वो भी एक तरह की कोरल रीफ ही होती है, तो उसके बारे में भी हम सारे जो फैक्ट्स हैं और डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कोरल रीफ, एक्चुअल में कोरल रीफ क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये, तो देखो कोरल रीफ जो है क्या होती है, उससे पहले आप ये समझे कि ये पाई कहाँ जाती है, ये कहाँ पर मिलेगी। कोरल रीफ जो है वो जनरली आपको जो है आपका जो सी होता है, समुद्र होता है, सागर होता है, उसके किनारों पर या उससे कुछ दूरी पर पाई जाती है। ठीक है, मतलब कि ना तो ज़्यादा गहरे समंदर में मिलेंगी ये, ठीक है, और ना ही बहुत ज़्यादा जो है छिछले सागर में, या यूँ कहे कि बहुत जहाँ पर पानी का जो डेप्थ है बहुत कम है वहाँ पर भी ये ज़्यादातर नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि ये ज़्यादातर जो सी होते हैं, जो समुद्र होते हैं, उनके ईस्टर्न एरियाज़ में, मतलब पूर्वी समुद्री तट जिसको हम बोलते हैं। भाई देखो, हमें पता है कि सूर्य जो है वो कहाँ से उगता है, सूर्य जो है पूर्व दिशा की ओर से जो है उगता है या इसका उदय होता है। तो पूर्व दिशा की ओर के जितने भी समुद्री तट हैं, ठीक है, इन सभी के ऊपर जो है, इन सभी के आसपास कोरल रीफ जो है वो ज़्यादा संख्या में मिलेंगी। जबकि जो पश्चिमी तट है या जो दूसरे तट हैं उन पर जो है कोरल रीफ उतनी संख्या में नहीं बन पाते हैं। ठीक है, और कोरल रीफ को सूर्य से क्या लेना देना है? सनलाइट से। कोरल रीफ जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो आपका कोई सा भी कोरल रीफ हो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। उसमें दो तरीके के जीव होते हैं और इसी वजह से उसको सनलाइट से जो है काफ़ी कुछ फर्क पड़ता है और उसकी ग्रोथ जो है अच्छे से हो पाती है। ठीक है, तो देखो कोरल रीफ होता क्या है। कोरल रीफ में जो है दो तरीके के हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। पहला तो है कोरल पॉलिप, है ना, जिसको हम कहते हैं मूंगा, हिंदी में उसको या जनरल लैंग्वेज में हम उसे मूंगा कहते हैं। ठीक, और दूसरा जो होती है एक शैवाल होती है। ठीक है, और उस शैवाल को जो है बोला जाता है जूजेंथिली। तो देखिए जूजेंथिली और दूसरा है मूंगा, कोरल। ठीक है, अब होता क्या, देखिए कि कोरल जो होता है एक प्रकार का जीव है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने, ठीक है, ये कोरल है। कोरल का मतलब कि कोरल पॉलिप का मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम हिंदी में मूंगा कहते हैं। इस मूंगे के ऊपर ये जो शैवाल है, ये जो आपका एल्गी है, ये पाया जाता है। जूजेंथिली इसका नाम है। और ये जो जूजेंथिली ये शैवाल है, ये दोनों का एक दूसरे के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। मतलब कि यहाँ पर दोनों सहजीविता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो आपका जूजेंथिली शैवाल है वो भी इस कोरल के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है, और जो कोरल होता है वो भी जूजेंथी के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब देखो इतनी बड़ी बड़ी विशाल कठोर चट्टानें जिनको हम कोरल रीफ कहते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है? ये वास्तव में जीते जागते जीव जंतुओं का ही जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जमाव होता जाता है। ठीक, अब हो क्या रहा है कि ये कोरल है ना, इस कोरल के ऊपर जो है जूजेंथिली शैवाल इस तरीके से, और ये जो जूजेंथिली शैवाल है ये माइक्रोस्कोपिक होती है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक का मतलब केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इसको देखा जा सकता है, बहुत ही सूक्ष्म होती है, छोटी होती है। तो देखो कोरल रीफ दो तरीके के जीव इसके अंदर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक कोरल पॉलिप होता है और एक होता है जूजेंथिली जो है आपकी शैवाल होती है, एल्गी होती है। ठीक है, कोरल इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है या इस तरीके का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इसके ऊपर जो है शैवाल इस तरीके से होती है। ये जो शैवाल है ये माइक्रोस्कोपिक होती है, मतलब कि इसे केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। और ये जो कोरल होता है इसे हिंदी में जो है हम मूंगा कहते हैं, और इस शैवाल को जो है वो लिखा हुआ है जूजेंथिली कहा जाता है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बोल्ड लिखने की कोशिश करूंगा, ये जूजेंथिली शैवाल है। तो अब देखो इन दोनों के ही मिलने से जो है रीफ्स का निर्माण होता है, बैरियर रीफ्स बनती है। अब होता क्या है कि देखो मान लो कि ये हमारा समुद्र का तल है, हमारा सी वाटर का लेवल है, ये वाटर लेवल है ना, ये वाटर लेवल है, समंदर का पानी है। अब इससे थोड़ी नीचे जहाँ तक सूर्य का प्रकाश अच्छे से पहुँच सकता है, ये सनलाइट यहाँ से आ रही है, और सनलाइट जितनी क्योंकि सनलाइट चूँकि ज़्यादा गहराई तक तो नहीं जाएगी, ये पूरा पानी भरा हुआ है हमारा ये समुद्र के नीचे। ठीक है, तो जहाँ तक सनलाइट जो है प्रॉपर अच्छे से पहुँच पाती है, ठीक है, जहाँ का पानी साफ होता है, जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है, ज़्यादा सॉल्ट का डिकम्पोजिशन नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है सनलाइट 2 किलोमीटर तक नीचे जा सकता है, मतलब 2000 मीटर तक।
तो हम कह सकते हैं कि भाई 1-1.5 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक जो है आपकी कोरल रीफ्स जो है हमें मिल सकती है या कोरल रीफ्स पाई जा सकती है। इसकी ज़्यादा संभावना केवल 500 या 1000 मीटर तक ही होती है, मतलब 1 किलोमीटर या उससे भी कम की गहराई पर। देखो इनकी लंबाई तो बहुत होती है ना, पर गहराई जो इनकी कम होती है, क्योंकि ज़्यादा गहराई पर समुद्र के पानी के अंदर लाइट नहीं जा पाएगा, और अगर लाइट नहीं जा पाएगा, चूंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसे सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे काम करते हैं। जूज़ैंथली जो है एक शैवाल है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, मान लीजिए हमारा सन यहाँ पर है अभी, ठीक है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है और वहां से क्या फॉर्म कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन होती है और ग्लूकोज होता है। ये दो चीजें बनती है फोटोसिंथेसिस में। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज कौन बना रहा है, जूज़ैंथली शैवाल बना रहा है, कवक बना रहा है। हमारा जो मूंगा है, हमारा जो कोरल पॉलिप है, ये किसी प्रकार के भी फूड का फॉर्मेशन नहीं करता है। इसके लिए जो खाना बनाने का काम करती है, भोजन बनाने का काम करती है, वो जूज़ैंथली शैवाल करती है। ये शैवाल इसे भोजन भी दे रही है, ठीक है, फिर इसे ऑक्सीजन भी प्रदान कर रही है, और ये जो मूंगा है, ये जो कोरल पॉलिप है, इस शैवाल को बेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि वो शैवाल उसके ऊपर आसानी से ग्रो कर सके, उसे रहने के लिए जगह देता है। ठीक है, तो रहने के लिए जगह देने का काम कोरल पॉलिप का है, और बदले में वो जूज़ैंथली जो शैवाल है, जो एल्गी है, वो उसे क्या क्या चीजें दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, ग्लूकोज दे रही है, मतलब खाना दे रही है, हवा दे रही है। ठीक, इसके अलावा जो आपका कोरल पॉलिप होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। ठीक है, मतलब CO2, चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फूड का जो है कंजप्शन होगा, फूड कंज्यूम होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये जो शैवाल है, ये फोटोसिंथेसिस में यूज करती है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। और इसी तरीके से क्या होता है कि ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जो है अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो अब देखो ये कोरल रीफ कैसे बनती है। मान लो ये समुद्र की सतह है ना, समुद्र की सतह पर, और ये समुद्र का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये गहराई, इतनी गहराई हमने मान ली। अब समुद्र के सरफेस पर सबसे पहले कोरल पॉलिप्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस तरीके से पूरी सरफेस के अंदर, सतह के ऊपर इस तरीके से जमे हुए हैं। ठीक, अब इनके ऊपर शैवाल है, इनके ऊपर कवक है ना, मतलब एल्गी है। अब ये एल्गी फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बना रही है, और खाना करके ये दोनों अपना काम चला रहे हैं। अब जैसे ही ये कोरल पॉलिप की डेथ होती है, मतलब ये मरता है, तब क्या होता है कि इसी कोरल पॉलिप के ऊपर दूसरा कोरल जो है अपना जो आकार है वो लेने लगता है, मतलब कि एक के ऊपर एक ये इस तरीके से जो है जमते जाते हैं। और जो शैवाल है, जो आपकी एल्गी है, ये तो ऑलवेज इनके ऊपर ही रहेगी। ठीक है, जब पुराना कोरल मर जाएगा और जब नया बनने लगेगा, तो भी वो जो एल्गी है वो उसके ऊपर ही रहेगी, क्योंकि ये कोरल अंदर से बनना शुरू होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि इसके ऊपर से बन रहा है, ये तो अंदर ही अंदर बन रहा है, और ये शैवाल को ऊपर उठाता जाता है। ठीक है, मतलब कि ये एक लेयर बनी, अब ये सारे डेड हो गए, मर गए, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, मतलब कि चूना पत्थर। एक तरीके से जो आपका कोरल होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, कोरल का या चूने का। अब धीरे धीरे जब इनकी लाइफ खत्म हो जाती है, मर जाते हैं, और एल्गी के साथ भी ऐसा ही होता है, वो भी नई नई एल्गी आती रहती हैं, और पुरानी जो है वो डेड होती रहती है, मरती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये कोरल मर जाता है, तो अंदर से ही जो है दूसरा कोरल उसकी प्लेस पर या उसी के ऊपर जो है इस तरीके से आ जाता है या बनने लगता है, उसका स्केलेटल फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक, तो ये दूसरी लेयर बन गई। अब एल्गी तो हमेशा इसके ऊपर ही रहने वाली इस तरीके से, है ना, और साथ ही साथ ये लंबाई में भी बढ़ते हैं, चौड़ाई में भी बढ़ते हैं, और ऊंचाई में भी बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ भी आते हैं। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि लाखों करोड़ों सालों में ये जो फॉर्मेशन होता है, कोई 1-2 साल या कुछ सालों में नहीं होता है, ये फॉर्मेशन कई करोड़ लाखों सालों की बात है। ठीक है, क्योंकि अर्थ पर जितने भी चेंजेस होते हैं जो नेचुरल होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से जब ये जो रीफ है, ये जो साइज है इसका, ये लेंथ वाइज भी बढ़ रहा है। अब ज़्यादातर ये लेंथ में बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर आने पर क्या होगा कि समुद्र की जो सतह है वो पानी से बाहर भी जाएंगे, है ना। तो पानी से बाहर कभी नहीं जाएंगे, बहुत ही रेयर केस में पानी से ऊपर इनका कोई जो है फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। ये पानी से अंदर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट को ये सहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ये ऊपर उठते 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 हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, तो ये इतना ऊपर आ गया, है ना। अब समुद्र की सतह से केवल ये 1 या 1.5 मीटर ही नीचे है।
है ना। तो यहाँ पर भी सनलाइट इसको डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये सर्वाइव करेगा। अगर ये मान लो ऊपर और आ जाए तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये जो कोरल है ये मर सकता है, और इसका जो पूरा रीफ है वो एक तरीके से फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसका फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कोरल। अब इसीलिए ऊपर की तरफ जो इसकी बढ़ने की लिमिटेशन है, बट लेंथ में जब ये बढ़ती है तो लेंथ में इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि सागर तो बहुत बड़ा है। तो इसीलिए जो कोरल रीफ है वो लेंथ में इस तरीके से बढ़ती जाती है। और सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है वो कहाँ पर है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जो है ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, जिसका निर्माण इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसको अगर कॉमन लैंग्वेज में कहें तो हम कहते हैं कि मूंगे की चट्टानें हैं। किसकी चट्टानें हैं? मूंगे की चट्टानें हैं, जो मूंगा मतलब कोरल नाम के एक जीव के द्वारा बनती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता जाता है, चूने का, और धीरे धीरे जब ये मरता है तो उसके ऊपर नए पॉलिप्स आते जाते हैं, और जो है इसका हाइट, लेंथ और जो इसकी चौड़ाई होती है वो सभी चीजें बढ़ती जाती है, और कई लाखों सालों के बाद इस तरीके के फॉर्मेशन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। आपको इन दोनों चीजों का नाम जरूर याद रखना है। एक तो जूजेंथली एल्गी का नाम पूछा जाता है, और ये जो कोरल पॉलिप है इसका नाम पूछा जाता है। ठीक, चलो अब दूसरी बात कि कोरल रीफ जो है ये कई तरीके के कलर्स में आपको मिलेंगी, है ना, रंग बिरंगे, आकर्षक, और इसी वजह से लोग इनको देखने जाते हैं। तो कोरल रीफ जो है इनका जो कलर्स है, इनके जो कलरफुल इनका जो पूरा एक तरीके से देखा जाए तो व्यू होता है, वो किसकी वजह से आता है? इस जूजेंथली शैवाल की वजह से, इस जूजेंथली जो है एल्गी की वजह से। क्योंकि जो मूंगा होता है, जो कोरल होता है, वो तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो वो तो वाइट होता है, बट ये जो कलर इसको प्रोवाइड करती है जूजेंथली एल्गी करती है, किसमें? क्योंकि इसमें तरह तरह के पिगमेंट्स होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है, और अपने अलग अलग तरीके के रंगों की वजह से ये बहुत ज़्यादा देखने में आकर्षक और सुंदर दिखाई देती है। ठीक है, तो इस वजह से जो है लोग इसको देखने के लिए जाते हैं। चलो फिर अगली चीज़ पर आप बात करें तो हमने ये समझ लिया कि कोरल जो कोरल रीफ है वो क्या होती है। इसके बाद हम आगे चलें, ठीक है, और सबसे बड़ी जो रीफ है उसके बारे में कुछ फैक्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे बड़ी जो रीफ है पूरी दुनिया में वो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, और उसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और अगर ये इसका पूर्वी तट है, मतलब कि सूर्य यहाँ से उग रहा है, ठीक है, तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो इस देखो समुद्र से थोड़ी दूरी पर होती है। ये तट है आपका, समुद्र का किनारा है, इस किनारे से थोड़ी ही दूरी पर, ठीक है, इस तरीके से ये रीफ पूरी लंबाई में फैली हुई है। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं होगी, ठीक है, और ना समुद्र के तट से बिल्कुल लगकर होगी, थोड़ा सा दूर होता है ये आपके जो सी शोर होता है उससे, और इस तरीके से लेंथ में जो है ये रीफ पूरी इस तरीके से फैली हुई है और पूर्वी तट के ऊपर फैली हुई है। और इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है, जो सैटेलाइट्स जो इमेजिंग करते हैं, मतलब जो पिक्चर्स लेते हैं, उनमें भी ये रीफ जो है साफ साफ दिखाई देती है, क्योंकि ज़्यादा गहरे पानी में नहीं है। ठीक, तो अब हम बात करें कि इसकी जो लेंथ है, इस रीफ की जो लेंथ है वो 2300 किलोमीटर है। कितनी है? 2300 किलोमीटर, मतलब बहुत कई जगहों पर आपको ये 1900, 2000 इस तरीके से भी मिलेगी। ठीक है, 2000 किलोमीटर। उसका रीज़न ये है कि अब वहाँ पर जो है डिस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है कोरल रीफ्स का, कोरल रीफ्स खत्म होने लगी है। ठीक है, तो कुछ डाटा जो है लेटेस्ट मिलेगा, कुछ पुराना डाटा है, तो इस वजह से उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है। ठीक है, बट हम ये मान सकते हैं कि 2000 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई होती, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, और इसी वजह से ये स्पेस से जो है दिखाई देती है। ठीक, अगली बात करें तो ये जो रीफ है इसके अंदर, मतलब ये पूरी रीफ यहाँ से यहाँ तक जो फैली हुई है, इसमें 940 मतलब कि 900 से ज़्यादा आइसलैंड है, छोटे छोटे आइसलैंड है जो कि इसके अंतर्गत ही आते हैं, और 900 से ज़्यादा आइसलैंड है, मतलब कि एक ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जो है इकोसिस्टम होता है। कोरल रीफ जो होती है अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, और जितनी डाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी, वो अर्थ के अच्छे से अच्छे घने जंगलों में भी नहीं मिलती है, और इसी वजह से कोरल रीफ्स का इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोरल रीफ्स की लंबाई बता दी, इसमें जो है 940 के आसपास आइसलैंड होते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चले तो इसमें कई चट्टानें छोटी छोटी, ठीक है, आइसलैंड तो अलग चीज हो गई, चट्टानें भी होती है इसके अंदर, वो भी 3000 से ऊपर जो है रॉक्स या चट्टानें जो है इसके अंदर है। ठीक, फिर अगली बात करें तो अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हमने पहले ही कहा कि इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत ज़्यादा रिच है।
कोरल रीफ, वैसे ही जो हमारा समुद्र है, जो हमारा सागर है, उसकी जैव विविधता सबसे अधिक होती है और उसमें भी जो कोरल रीफ होती है इसकी जैव विविधता सर्वाधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि सबसे पहले तो ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। भाई मान लीजिए कि कोई बड़ी फिश है जैसे शार्क वगैरह है, अगर वो किसी एनिमल्स को ईट करना चाहती है, उसका शिकार करना चाहती है, तो वो एनिमल्स जो है इन कोरल रीफ्स के अंदर जो है छुप जाता है और इस वजह से प्रोटेक्शन मिलता है। और इसीलिए जो मैक्सिमम आपके एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो इन रीफ्स पर रहते हैं या इनके आसपास रहते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। अगर हम बात करें तो 1500 प्रकार की केवल मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं इस रीफ के अंदर। ठीक है, 15। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी रीफ में होता है, जहां पर भी रीफ बनती है, छोटी भी हो, वहां की बायोडाइवर्सिटी जो है हमेशा रिच होती है, क्योंकि वहां उनको खाना, पानी, प्रोटेक्शन, सारी चीजें मिलती है। तो 1500 प्रकार की केवल क्या है? मछलियां हैं, फिश है। ठीक, आगे चलो तो यहां पर जो है लगभग 7 टाइप्स के जो है टर्टल्स, मतलब कछुओं की प्रजातियां होती है, कछुओं की प्रजातियां होती है। ठीक, फिर आगे हम बात करें तो इसको मैं यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि हम डाटा लिख सके, है ना। अगला देखो तो यहां पर जो है 30 से ज्यादा सी मैमल्स होते हैं। सी मैमल्स का मतलब, मैमल्स मतलब होता है स्तनधारी जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको हम मैमल्स कहते हैं। तो 30 से ज्यादा जो है स्तनधारी जीवों की प्रजातियां होती है। उसके बाद में 200 से ज्यादा बर्ड्स। अब भाई देखो, जहां पर इतनी सारी मछलियां होंगी, इतने सारे एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, तो उनको खाने के लिए बर्ड्स भी वहां पर बहुत ज़्यादा वैरायटी में मिलते हैं। ठीक है, तो 200 प्रकार के पक्षी जो है वहां पर पाए जाते हैं। ये हम नंबर्स नहीं बता रही है, उनके स्पीसीज के नंबर बता रहे हैं। नंबर तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 200 टाइप की स्पीसीज बर्ड्स की है। फिर इसको नेचुरल जो 7 वंडर्स है, 7 अजूबे हैं दुनिया के, जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, उनमें इसको शामिल किया गया है। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसी तरीके से इसको भी जो है 7 अजूबों में दुनिया के शामिल किया गया है, ग्रेट बैरियर रीफ को। फिर आगे हम बात करें तो 134 मतलब 134 से ज़्यादा शार्क होती है। यहाँ पर शार्क की वेराइटीज़ है। ठीक है, मतलब कि जहां पर आप देखोगे कि मछलियां, मतलब कि अगर हम इनको इकोसिस्टम के हिसाब से देखें तो ये हो गए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स और ये हो गए हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता भी है, शिकारी भी है और शिकार भी है। जहां पर शिकार होंगे वहां पर शिकारी भी होंगे और इसी वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तरह की फूड चेन्स होती है। ठीक है, जहां पर कई बार टॉप पर जो है बर्ड्स होते हैं, कई बार टॉप पर शार्क्स होती हैं, कई बार टॉप पर कुछ बड़ी मछलियां होती हैं या कछुए भी हो सकते हैं, टर्टल्स भी हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ग्रेट बैरियर रीफ हो, ऑस्ट्रेलिया की या दुनिया की कोई सी भी रीफ हो, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होती है और वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो जो है अर्थ के किसी भी इकोसिस्टम से बहुत बड़ा होता है। ठीक, चलो फिर हम बात करें कि अब जो कोरल रीफ है उसका डिस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, उसका जो है विघटन शुरू हो चुका है। अच्छा, पहले हम इसके थोड़े से टाइप्स की बात कर लेते हैं, है ना, कि कोरल रीफ कितने टाइप्स की होती है। अभी चूंकि इसका इंट्रो चल रहा है तो हम टाइप के बारे में बात करते हैं। तो कोरल रीफ जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। 3 टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला टाइप जो होता है ये तटीय प्रवाल भित्ति। देखो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्ति, और इंग्लिश में बोलते हैं कोरल रीफ। तो तटीय प्रवाह भित्ति, तट का मतलब समुद्र का किनारा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम इस तरीके से ये किनारा बनाते हैं, ये समुद्र का पानी है ना, और ये उसका अपर सरफेस है और ये जो है हमारा जो है तट है, ये किनारा है। ठीक, अब यहाँ से समुद्र शुरू हो रहा है, तो तटीय प्रवाल भित्ति ये कहाँ पर मिलेगी? ये आपको सी शोर के, समुद्र के किनारे के बिल्कुल उससे लग कर मिलती हैं, उससे सट कर पाई जाती हैं। ठीक है, इसीलिए इनको तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। कैसे पाई जाती है तो मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू बना करके बता रहा हूँ, उसको आप जरा देखो कि मान लीजिए ये हमारा वाटर लेवल है, सी वाटर लेवल, और यहाँ पर ठीक है इस तरीके से तट से बिल्कुल लगी हुई जो है यहाँ पर ये प्रवाल भित्ति का फॉर्मेशन हो जाता है या कोरल रीफ जो है बन जाती है। ठीक, मतलब पानी से इनकी गहराई भी बहुत ही ज़्यादा कम है और जो लेगून बनता है, ठीक है, लेगून का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं भाई? लेगून जो है आप उसे बोल सकते हो
कि देखो ये तो रीफ हो गई यहाँ तक और ये वाटर का अपर सरफेस हो गया, उन दोनों के बीच की जो जगह है, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं कि ये जो बोट्स हैं, जो कोई भी जहाज है या कुछ भी उनके आने जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता होता है, उसको हम लेगून बोलते हैं। तो लेगून का मतलब वो गहराई है जिस गहराई पर कोरल रीफ जो है मिलती है। तो कोरल रीफ यहाँ पर 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर इतनी ही कोरल रीफ की गहराई होती है वाटर के अपर सरफेस से, ठीक है। तो लेगून की जो गहराई है वो 1.5 मीटर होती है, तट से लगी हुई है, बिल्कुल आपके समंदर के किनारे से चिपकी हुई है। ये कौन सी तटीय प्रवाल भित्ति होती है, ठीक। चलो फिर आगे चले, तो अगर हम इसकी मोटाई की बात करें तो इसकी जो मोटाई होती है वो 50 से 55 मीटर के आसपास होती है, क्योंकि चूंकि ये तट से लगी हुई है, किनारे से लगी हुई है, इसलिए ज़्यादा मोटाई में बढ़ नहीं पाती है, ठीक। तो इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पहली तो तट से लगी हुई है, इसकी मोटाई है, और इसका जो लेगून का साइज़ है, ठीक है। लेगून को आप फिर से अच्छे से समझ लीजिए, लेगून का मतलब वो हिस्सा है जहाँ पर पानी है, मतलब कोरल रीफ जो है इससे थोड़ी सी नीचे इसकी गहराई। तो ये अपर सरफेस और कोरल रीफ का अपर सरफेस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं लेगून, ठीक है। और लेगून जो है इस तटीय प्रवाल भित्ति में बहुत ही कम गहरा होता है, ठीक। ये पहले टाइप की प्रवाल भित्ति होती है। दूसरे टाइप की जो प्रवाल भित्ति होती है उसे हम कहते हैं बैरियर रीफ, है ना। बैरियर रीफ का मतलब होता है अवरोधक, अवरोधक प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, है ना। बैरियर रीफ, जैसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, है ना। तो मान लो ये समुद्र का किनारा है ना, तो बैरियर रीफ जो है यहाँ पर पीछे जो है सी का एरिया है और यहाँ पर जो है लैंड है, जमीन है ना। तो बीच में ये रीफ है, ये समुद्र के पानी को इस तरफ आने से हम कह सकते हैं कि रोकने का काम कर रही है। हालांकि रोकती नहीं है क्योंकि पानी तो यहाँ तक होता है पूरा, ठीक है, बट फिर भी एक बैरियर की तरह यहाँ पर सिचुएटेड होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बांध बना हुआ है ना। बांध का काम क्या होता है? पानी को रोकना। तो वैसे ही इस बैरियर जो है, ये जो रीफ होती है, उसका निर्माण इस तरीके से हो जाता है कि वो बैरियर की तरह दिखाई देती है या बैरियर की तरह प्रतीत होती है। तो इसीलिए उसका नाम दिया जाता है अवरोधक, मतलब बैरियर प्रवाल कोरल रीफ, ठीक है। फिर अगर इसके कुछ फैक्टर्स की बात करें तो अब लेगून का साइज जो है यहाँ पर बढ़ गया। लेगून का मतलब कि ये रहा हमारा किनारा और ये रहा रीफ, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो क्या है? लेगून है ना। तो लेगून की गहराई भी बढ़ेगी और उसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी। लेगून की गहराई जो है यहाँ पर जो है चली जाती है कम से कम 50 मीटर से ऊपर, है ना। गहराई की बात कर रहे हैं हम, पानी की डेप्थ की। फिर ये जो रीफ है, ठीक है, ये रीफ की मोटाई की अगर बात करें, मतलब इसकी थिकनेस की बात करें इस तरीके से, तो इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 50 मीटर से लेकर 180 मीटर तक होती है। कुछ जगहों पर 50-100 मीटर है, 150 है, और कहीं जो मैक्सिमम जो इसकी मोटाई है वो होती है 180 मीटर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में ये सब चर्चाएं में अभी आपको ये जो डाटा दे रहा हूं, ठीक है, ये मैक्सिमम अगर हम बोल रहे हैं 180 मीटर, ठीक है, तो मैक्सिमम 180 मीटर की जो मोटाई है वो इस रीफ में नहीं मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया की रीफ में 180 मीटर मोटाई नहीं मिलेगी। ये जो रीफ है ये इसके बारे में भी अब दुनिया भर की जितनी भी बड़ी बड़ी रीफ्स हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे, बट अगर एवरेज देखा जाए तो 50 से 180 मीटर के बीच में इन रीफ्स की मोटाई होती है जो कि बैरियर शेप में बनती है, ठीक। फिर अगर देखा जाए तो इनका जो आंतरिक ढाल है, अब देखो इसको आपको दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा। इसमें दो तरीके के हम बोल सकते हैं कि कर्व होते हैं या ढाल होते हैं। मान लो ये हमारे समुद्र का किनारा है, तो ये जो रीफ है इसका फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ है ना। ये हमारा ये रीफ है, पूरा ये रीफ है, ठीक है। अब इस तरफ जो है वो सी है और इस तरफ जो है वो लैंड है। तो लैंड और सी और बीच में ये इसका लगून है ना, मतलब यहाँ पर, और ये पूरा पानी होता है वैसे, है ना। तो ये लगून है। तो अब अगर आप देखोगे कि इसका आंतरिक ढाल, इसका जो इंटरनल कर्व जो है वो कितने डिग्री का होता है? वो 15 से 20 डिग्री का होता है। 15 से 20 डिग्री का इसका इंटरनल कर्व होता है। और इसका जो एक्सटर्नल कर्व है, मतलब बाहर का जो स्लोप है या ढाल है, वो जो है वो 45 डिग्री का होता है। तो ये बातें हमको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि 15 से 20 डिग्री ये अंदर की तरफ झुकी है और 45 डिग्री के आसपास जो है ये उस तरफ का, इसका समुद्र की तरफ का ढाल होता है। तो अब होता क्या है कि जो रीफ्स में जो कोरल्स होते हैं
वो टाइम टाइम से क्या होता है कि कोरल्स, जो पुराने कोरल्स हैं या कुछ एनिमल्स की एक्टिविटीज़ की वजह से वो झड़ते भी हैं, टूटते भी हैं, गिरते भी हैं, तो वो लगून में भी गिरते हैं और पीछे की तरफ समंदर में भी गिरते रहते हैं। तो इस तरीके से दोनों तरफ जो है इसका डिस्ट्रक्शन होता रहता है और नए बनते भी रहते हैं। ठीक, तो ये इतनी बात हो गई किसके बारे में, अवरोधक प्रवाल भित्ति के बारे में। ठीक, अगली जो, और ये कहाँ पर है, हमने कहा ग्रेट बैरियर रीफ की ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। ठीक, अगला देखो, अगली जो रीफ होती है वो होती है कुछ इस तरीके की, जिसको हम बोलते हैं रिंग शेप में होती है या घोड़े के नाल के आकार की होती है, इस तरीके से। ठीक, तो इसको बोला जाता है वलयाकार, वलय है इसके अंदर, वलयाकार भित्ति है या प्रवाल भित्ति है। ठीक है, भित्ति का मतलब दीवार। तो इस तरीके से होता है, ये घोड़े की नाल जो होती है ना, घोड़े के पैर में लगाई जाती है, उस शेप की होती है। अब इसमें क्या होता है कि इसका एक सिरा जो है वो खुला हुआ रहता है ताकि सी वाटर, फ्रेश वाटर का सर्कुलेशन हमेशा बना रहे और जो रीफ है वो सरवाइव कर सके, क्योंकि जो रीफ है उसको सरवाइव करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो मैं अभी आगे एक एक करके बताऊंगा। तो उसी में से एक है फ्रेश वाटर। अगर फ्रेश वाटर सर्कुलेट होता रहेगा, क्योंकि अगर ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगी तो अंदर का जो पानी है वो कभी बाहर नहीं जा पाएगा, बाहर का पानी अंदर नहीं आ पाएगा, और इसी वजह से बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हो जाएगी और जो रीफ है ये भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए इसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो खुला रहता है हमेशा, ताकि यहाँ से जीव जंतु भी आ जा सके और जो है फ्रेश वाटर भी अंदर आ सके। ठीक, फिर इसके अंदर भी हम 2-3 टाइप देख सकते हैं कि ये जो वलयाकार जो भित्ति होती है ये एक तो इस शेप में मिलेगी। ठीक है, दूसरी जो है वो इस तरीके से मिल सकती है कि रीफ तो सेम है बट उसके बीच में कोई आइलैंड है, उसके बीच में कोई छोटा सा द्वीप आ गया है ना। तो अब लगून भी है यहाँ पर और आइसलैंड भी है, आइलैंड भी है, दोनों तरीके के। तो ये 2-3 प्रकार की हो सकती है। तो होगा उसमें सेम चीज़ क्या है कि इसका जो शेप है वो इस तरीके से, और ये जो है किनारे से बहुत दूर पर बनती है। थोड़ा सा इसका जो डिस्टेंस होता है इन दोनों रीफ्स की कंपैरिजन में पहली वाली थोड़ा सा डिस्टेंस पर होती है, क्योंकि इसको पूरा एक सर्कल बनाना है, पूरा एक राउंड बनाना है, और इसी वजह से जो है ये प्रवाल भित्ति इस तरीके के शेप में होती है। आप देखेंगे जरा कि इसका दूसरा व्यू अगर हम देखें तो दूसरा व्यू इसका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि यहाँ पर ये देखो, ये इस तरीके से इसको दिखाई, ये हम ऊपर से इसको देख रहे हैं। इसका जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं और अच्छे से बनाता हूँ, ये देखो, ये इस तरीके से अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देती है। तो ये हो गया इसका लगून वाला हिस्सा, ये हो गया लैंड वाला हिस्सा। ठीक है, और ये तो पूरा सी है। तो अगर इसका ओवरऑल व्यू देखें तो ये ऊपर से देखने पर इस तरीके से दिखाई देगी। फाइन, तो ये 3 तरीके की रीफ्स होती है, और इसकी जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी ये होती है कि ये हमेशा जो वॉल्केनोज होते हैं, जो ज्वालामुखी होते हैं समंदर के अंदर, उन्हीं के आसपास जो है ये ज़्यादा फॉर्मेशन करती है, उन्हीं के आसपास ज़्यादा बनती है। ठीक है, बाकी की जो 2 रीफ्स हैं वो ज़्यादातर समुद्र के किनारे पर बनती हैं या तटीय क्षेत्रों में बनती है। ठीक, चलो, फिर इसमें हमको दिख रहा है लगून की गहराई भी बहुत अधिक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी जो है उन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, डिपेंड करता है उसके एरिया के ऊपर। ठीक है, चलो, तो ये कुछ टाइप्स की रीफ्स होती हैं। तो हमारी जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कौन से प्रकार की रीफ है, वो सेकेंड टाइप की है, जिसको हम बोलेंगे बैरियर रीफ, क्योंकि वो इस तरीके से बैरियर के फॉर्म में है। अब आगे बात करते हैं इनके डिस्ट्रक्शन के ऊपर कि जब इनका जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। तो हमें पता है कि नेचुरल जितनी भी चीज़ें उन सभी का डिस्ट्रक्शन जो है एक्टिविटी की वजह से ही हो रहा है। कहीं ना कहीं मानव जिम्मेदार है हर प्रकार की प्राकृतिक संपदाओं के नुकसान के लिए। क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो सी सरफेस टेम्परेचर, मतलब कि समंदर की सतह का जो तापमान होता है, ठीक है, उसकी वजह से ये जो है डिस्ट्रक्शन इसका हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि कोरल रीफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसको सर्वाइव करने के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत है। अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सी सरफेस, सी वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और इसीलिए जो है यहाँ पर इनके डिस्ट्रक्शन, इनमें डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया है, क्योंकि सी सरफेस का जो टेम्परेचर है ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। फाइन, दूसरा जो फैक्टर्स होता है इसका, दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा फैक्टर जो है एसिडिफिकेशन। ठीक है, एसिडिफिकेशन होना या अम्लीकरण, जिसको कि हम बोलते हैं एसिडिफिकेशन। अब देखो, एसिडिफिकेशन का मतलब है कि पीएच ऑफ सी वाटर,
सी वाटर का जो पीएच है वो भी मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। और अगर एक ऑप्टिमम पीएच है, अगर एक लिमिटेड पीएच है तो ही एनिमल्स वहाँ पर जो है सरवाइव कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि सॉल्ट का जो अमाउंट है वो एक रेंज के अंदर होना चाहिए। अगर सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा हुआ तब भी कोरल रीफ सर्वाइव नहीं करेंगे, और अगर सॉल्ट का अमाउंट कम हुआ तब भी कोरल रीफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। किसी भी एनिमल को सर्वाइव करने के लिए एक पीएच लेवल की, एक मेंटेन पीएच लेवल की ज़रूरत होती है। और अगर पीएच लेवल में कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ, जैसे पॉल्यूशंस की वजह से या किन्हीं और रीजन्स की वजह से एसिड का अमाउंट बढ़ रहा है पानी के अंदर, तो पीएच लेवल जो है वो कम होने लगेगा, मतलब पानी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, जिसकी वजह से कोरल रीफ जो है मरने लगेंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक। फिर अगर मान लीजिए बेस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो पीएच बढ़ जाएगा, है ना, तब भी जो है कोरल रीफ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो मतलब पीएच लेवल जो है वो मेंटेन होना चाहिए, पीएच लेवल जो है जो सुरक्षित रूप से एक रेंज के अंदर होना चाहिए। तो ये दूसरा रीज़न है, ठीक। तीसरे रीज़न की जो अगर हम बात करें तो तीसरा रीज़न होता है इसके अंदर एक मछली होती है, एक स्टार फिश होती है, ठीक है। तारा मछली जिसे हिंदी में कहते हैं, स्टार के आकार की होती है। वो जो मछली होती है वो इन कोरल रीफ्स को खाती है, मतलब वो ईट करती है, ठीक। उसका नाम जो होता है, आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूँ, क्राउन ऑफ थ्रॉन्स, ठीक है, क्राउन ऑफ थ्रॉन्स, ये उस मछली का नाम है। तो ये जो मछली होती है, स्टार फिश होती है, ये इन कोरल्स को खाती है, इन कोरल्स को ईट करने का काम करती है। और इन कोरल्स को जब वो ईट करती है तो अगर इसकी संख्या ज़्यादा होगी, इसका नंबर ज़्यादा होगा, तो ये कोरल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। इसका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो होता है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, फेब तक, है ना। और इसी बीच में ये करीब करीब जो है 65 मिलियंस एग्स जो है उन कोरल रीफ्स में जो है डिपॉजिट कर देती है, जो कि आगे चल के स्टारफिश बनते हैं। तो ये जो मछलियां होती है इन रीफ्स को खाने का काम करती है, और इसी वजह से इन रीफ्स का डिस्ट्रक्शन होगा अगर इनकी संख्या बढ़ेगी तो। इसीलिए इनका जो नंबर है, इनकी जो संख्या है, ये भी मेंटेन होनी चाहिए, ये भी ज़्यादा अमाउंट में नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, कोरल रीफ का नुकसान होने लगेगा। देखो, कुछ अमाउंट तो इनका ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो कोरल रीफ्स बहुत ज़्यादा फैल जाएंगी, जिससे हमें ही प्रॉब्लम होने लगेगी, भाई जहाज़ों के आने जाने में प्रॉब्लम होने लगेगी, या दूसरे जो एनिमल्स है उनके लिए प्रॉब्लम होने लगेगी, बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो इसलिए इनका होना भी ज़रूरी है। जैसे जंगल में शेर का होना ज़रूरी है क्योंकि वो हिरणों की संख्या को नियंत्रित करता है, वैसे ही इन स्टारफिश का होना भी ज़रूरी है, जो इन कोरल्स की लेंथ और बाकी चीज़ों को कंट्रोल करती है। बट अगर ये ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर कोरल जो है कम होने लगेगा, ठीक। फिर इसी में अगर हम आगे देखें, ये बेसिक 3-4 रीज़न होते हैं तो जिनकी वजह से कोरल रीफ्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब एक और फिनोमिना होता है कोरल रीफ्स के अंदर, उसको बोला जाता है कोरल ब्लीचिंग। और जो मेंस में क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूं कि व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग, एक्सप्लेन इट्स एन ओशियन इकोसिस्टम या इकोलॉजी, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है उसको हमको समझाना है किसी भी सी के इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। तो कोरल ब्लीचिंग क्या होती है उसे भी हम समझ लेते हैं। कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है कि जो उसका कलरफुल हिस्सा है या उसके जो कलर्स है उनका गायब हो जाना, उनका उड़ जाना। कहने का मतलब कि जो शैवाल है उसके ऊपर जो ग्रो कर रही है उसको कहीं ना कहीं कोई डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो चला गया है, ठीक है, वो मर रही है। तो उसी को बोला जाता है कोरल ब्लीचिंग। जैसे ब्लीच करते समय हम देखते हैं ना कि अगर क्लोरीन गैस को हम फूलों के ऊपर छोड़ते हैं तो वो उनका रंग उड़ा देती है ना, ब्लीच कर देती है उसे। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कोरल ब्लीच का कोरल जो रीफ है उसका ब्लीचिंग हो रहा है, उसके जो कलर्स हैं वो जा रहे हैं। और इसीलिए अगर उसके कलर्स जाएंगे मतलब कि जो शैवाल है वो मर रही है, और अगर शैवाल मर जाएगी तो नीचे का जो कोरल है वो भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और इसी वजह से वो भी एक डिस्ट्रक्शन का ही एक कारण होता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था, इसलिए आप इसे भी अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर अब देखो कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक ऐसा देश है जहां पर ये सबसे बड़ी रीफ है, तो उसके डिस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर व्यक्ति मतलब कि अगर एक ह्यूमन बीइंग के हम रेशो से देखें तो एक व्यक्ति जो है वहां पर सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है। पूरी दुनिया की तुलना में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां पर हर एक व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन मतलब कार्बन के जितने भी हम कहें पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या और भी दूसरी गैसेस हैं,
तो उनके उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान किसका है? ऑस्ट्रेलिया में। भले ही वहाँ की जनसंख्या कम है पर प्रति एक व्यक्ति कार्बन का उत्सर्जन जो है सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से वहाँ की जो कोरल रीफ है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक, अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया हुआ है कि इसको रिस्टोर करने के लिए, इसको फिर से मतलब कि पहले जैसा बनाने के लिए कई तरीके के प्रयास शुरू कर दिए, जिनमें जो सबसे पहला जो पॉल्यूशन है, जो एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरा सॉल्ट फॉर्मेशन है ना, मतलब कि सी जो वाटर है उसमें जो सॉल्ट है उसका लेवल मेंटेन रखना है। एग्रीकल्चर जो रन ऑफ होता है, मतलब जो एग्रीकल्चर वेस्ट है वो भी अल्टीमेटली बहकर कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है। तो वो उसके अंदर तरह तरह के फर्टिलाइजर्स है, और हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जो है बड़े बड़े जो है एग्रीकल्चर फील्ड है, किसान बहुत बड़े बड़े हैं 15,000 20,000 एकड़ के किसान वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर खेती होती है, और इसीलिए एग्रीकल्चर जो वेस्ट है वो भी बहुत बनता है, और वो सारा का सारा कहीं ना कहीं से बहकर कहाँ पर जाता है? समुद्र में जाता है, और जिसकी वजह से कोरल रीफ को जो है नुकसान होता है। तो उसको कंट्रोल करने की गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है, क्योंकि कोरल रीफ जो है ये टूरिज्म का बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि अट्रैक्शन है, और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को हर साल 65 मिलियन की जो है इनकम होती है इस रीफ के वजह से, और इसीलिए जो गवर्नमेंट है इसको बचाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो कोरल रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है उसके बारे में जितने भी फैक्ट्स थे, ठीक है, लगभग मैंने आपको सारे बता दिए हैं, और कोरल रीफ का इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको दे दिया है, वो कितने टाइप्स की होती है ये भी हमने बात कर ली है। ठीक, अब इसके अलावा कुछ और रीफ्स भी होती हैं दुनिया के अंदर जो हम कह सकते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट है या थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, या उनके जो शेप एरिया है उनमें कुछ अलग अलग जो है अंतर पाए जाते हैं, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।